औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर के अंदर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया था कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। रदरफोर्ड ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से गिर रिवॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद जो है न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी उसी के अंदर हुई। उम्मीद है लेक्चर आपने सुना होगा। अब उसी ही रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर, क्योंकि ये मॉडल जो है ये कोई 100% नहीं था, इसके अंदर भी कुछ डिफेक्ट्स थे जो मॉडल जो एटम के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं कर सके। अब वो जो डिफेक्ट्स थे आज हमने उसके डिफेक्ट्स पढ़ने हैं और उसके बाद जो है बोहर एटॉमिक मॉडल, ये दो चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिफेक्ट्स से मुराद है उसके अंदर कौन सी खामियां थी बोर्स के अंदर। उसने मॉडल प्रपोज किया आइटम का, लेकिन ये मॉडल जो है इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स रह गए, कुछ कमियां रह गई, वो हम इसको बारी बारी स्टडी करेंगे। तो आपने इसके अंदर कुछ अल्फाज हैं उनको बड़े गौर से समझने की कोशिश करनी है। पहला पॉइंट जो इसका है, डिफेक्ट है कि क्लासिकल थ्योरी जो है रेडिएशन की, रेडिएशन मीन्स वेव्स जो निकलती हैं, कोई भी एलिमेंट पड़ा है, वो एटम है, वो वेव्स पड़े पड़े जो है रेडिएशंस पैदा कर रहा है। तो क्लासिकल थ्योरी हमें कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स एक जो है चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा जब ये रिवॉल्व कर रहा है, दरमियान में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये रदरफोर्ड ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। अब ये बात सामने आती है कि इफ दी इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस से गिर रिवॉल्व कर रहा है तो इसको जो है एनर्जी एमिट करनी चाहिए, एनर्जी को खारिज करना चाहिए और इसको जो है न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए। बीइंग चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल, कॉन्टिन्यूसली मुसलसल, क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन मुसलसल जब मूव कर रहा है तो जब वो एनर्जी उसको, क्योंकि कोई तो चीज़ है जिसकी मदद से वो मूव कर रहे हैं, तो एनर्जी उसको वो जब रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब है अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए और इस तरीके से एटम्स को ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इस चीज़ को रदरफोर्ड में एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, उसने ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस से गिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये एक डिफेक्ट था। तो क्लासिकल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रहा है, एनर्जी खारिज कर रहा है। तो ऐसे करने में इलेक्ट्रॉन्स शुड कोलैप्स टू दी न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस के साथ टकरा जाना चाहिए और एटम को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता। और दूसरा पॉइंट जो है कि अगर इफ इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, मुसलसल मूव कर रहा है और वो जो है कुछ वेव्स भी खारिज कर रहा है, तो उसके नतीजे के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। अब स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। आपने जो स्पेक्ट्रम जो है, रोशनी को जब हम किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं
प्रिज्म जो है शीशे की बनी होती है, तो अगर आप जो है लाइट्स को, सोर्स ऑफ लाइट्स को जब किसी प्रिज्म में से गुजारें, एक्सपेरिमेंट भी है, तो इसके नतीजे के अंदर जो है एक जो है वो यानी 7 कलर की एक पट्टी सी बन जाती है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ कलर होते हैं। तो अगर तो ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी को भी जो है कॉन्टिन्यूसली अमिट होना चाहिए, और अगर एनर्जी अमिट होती है मुसलसल तो उसके नतीजे के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कॉन्टिन्यूस बनेगा। कॉन्टिन्यूस से मुराद है ये जो कलर हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। लेकिन देखा ये गया है कि ये जो स्पेक्ट्रम बनता है इसके अंदर, बट इन लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड, लेकिन जब हमने इसका स्पेक्ट्रम देखा तो वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स कि जो स्पेक्ट्रम है इसके अंदर ब्लैक कलर की लाइन आ जाती है, ये कलर एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं है, ठीक है ना जी। अगर ये कलर एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, यानी वायलेट के बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो आ जाए, एक दूसरे के साथ अटैच हों, एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, एक के बाद दूसरा आ जाए, तो ये इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व कॉन्टिन्यूसली, जब वो मुसलसल मूव कर रहा होगा। लेकिन होता क्या है, जब हम इसको देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके अंदर ये स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बल्कि इन कलर्स के दरमियान में ब्लैक किस्म की लाइंस आ जाती हैं, और इन लाइंस को हम कहते हैं कि ये जो है ये जो स्पेक्ट्रम है ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लिहाजा ये एक डिफेक्ट था। अच्छा, अब जो है इसके अंदर अब ये हमारे सामने था कि ये एक एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दे रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम तो नहीं देना चाहिए था, जैसे कि रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें जो है एक और मॉडल की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, आपकी बुक्स के नीचे अलहदा भी पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन यानी ये जो पॉइंट्स हैं हमें कंफ्यूज करते हैं कि हाउ कैन एन एटम कोलैप्स, व्हाई आर एटम स्टेबल, कि अगर तो ये इलेक्ट्रॉन मुसलसल मूव कर रहा है तो उसको एनर्जी खारिज करनी चाहिए, और वो एनर्जी कम होते होते इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए और एटम को कोलैप्स ख़त्म हो जाना चाहिए, तबाह हो जाना चाहिए। हाउ कैन एन एटम कोलैप्स, व्हाई आर एटम स्टेबल, यानी स्टेबल क्यों है, लेकिन एटम तो ऐसे नहीं होता, स्टेबल है। और जो है और व्हाई डज एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम। और दूसरी बात जो कन्फ्यूज़न थी वो ये थी कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बन रहे हैं, लिहाजा हमें जो है एक और मॉडल की ज़रूरत है, हमें एक और मॉडल चाहिए जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे। लेकिन एक बात है कि ये जो मॉडल था रदरफोर्ड का, आपकी बुक में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है प्रोवोकिंग आइडिया। इसने जो है हमें एक प्रोवोकिंग आइडिया ज़रूर दिया, 100% तो नहीं था, 70% था। इसने हमारे अंदर एक सोच पैदा की कि ये मॉडल कैसा होना चाहिए। तो ये हमने डिफेक्ट्स पढ़े। अब इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए बोहर ने एक मॉडल पेश किया। आपकी बुक के पेज नंबर 33 के ऊपर ये मॉडल दिया हुआ है, और जब वो आप मॉडल पेज निकालेंगे तो उसके ऊपर ये डायग्राम आपको नज़र आएगी। तो इस मॉडल से पहले जो है नील बोर ने 1930 के अंदर बुनियाद किसको बनाया, उसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को जो है इसको यानी बेस बनाया। क्वांटम थ्योरी क्या है कि कोई भी वेव्स हैं जब वो मूव करती हैं तो वो पार्टिकल की शक्ल के अंदर ज़र्रात की शक्ल के अंदर मूव करती हैं, तो ये उसकी क्वांटम थ्योरी है। और उसके बाद बोहर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट अब्जॉर्ब और अमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली।
Bohr's revolving electron in an atom does not absorb or emit any current. The energy of revolving electron is quantized. और एक और बात कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट अब्जॉर्ब, कि जब एक उन्होंने क्या चीज़ है कि जब एक उन्होंने कहा कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट वो आप कह लें वो रास्ता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से गिर्द मूव कर रहा होता है। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन जो है, इन्होंने किस चीज़ को बेस बनाया कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो न तो वो एनर्जी लेगा ना एनर्जी खारिज करेगा। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, यानी इन्होंने जिस चीज़ को म्यार बनाया कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे मूव कर रहा है उसकी एनर्जी क्वांटाइज है, मखसूस है, वो चेंज नहीं है, चेंजेबल नहीं है, क्वांटाइज है। और उसके बाद जो है वो जो जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उन्होंने उसको नाम दिया एनर्जी लेवल्स का, एनर्जी लेवल्स का। मसलन अब ये चीज़ डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगी। मसलन आप ये देखें, ये आपका न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ये उसका न्यूक्लियस है, और उसके बाद ये उसका पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। अब पहले शेल को हम के का नाम देते हैं, दूसरे को एल का नाम देते हैं, तीसरे को एम का नाम देते हैं। यानी जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर रिमूव कर रहा होगा बोर के मुताबिक, तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज होगी, मखसूस होगी, न वो एनर्जी लेगा और न वो एनर्जी अब्जॉर्व करना इमिट करेगा। लिहाजा ये इस चीज़ को उन्होंने बुनियाद बनाया। अब बोर्स के मॉडल के जो पास्टुलेट्स थे कि बोर ने जो पास्टुलेट दिए वो क्या थे, ये तो उसका इंट्रोडक्शन हो गया पहला, कि उसने कब 1930 में बुनियाद किसको बनाया, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी को। और किस चीज़ को बुनियाद बनाया, बुनियाद ये बनाया कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज क्वांटाइज। इस चीज़ को उन्होंने बुनियाद बनाया। अब पास्टुलेट्स क्या हैं इसके, तो पास्टुलेट देखते हैं कि नंबर 1, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी न्यूक्लियस। एक उसने हाइड्रोजन एटम, पहले उसने सादा हाइड्रोजन एटम को लिया, एन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। ये फर्क करो, सामने एक हाइड्रोजन का एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो है ना उसका रेडियस आर रेडियस है, यानी ये आर रेडियस है, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है उन्होंने इसको रेडियस का नाम दिया। ये पहला उसका पास्टुलेट, यानी हाइड्रोजन एटम, सादा सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर है एटम का वो हाइड्रोजन का है। उसने उसको एक्सप्लेन किया कि उस हाइड्रोजन एटम के दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन इज़ रिवॉल्विंग, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फासला है उसको उसने रेडियस आर का नाम दिया, रेडियस का नाम दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, नंबर 2, ईच ऑर्बिट जो है उसका ऑर्बिट फिक्स्ड एनर्जी। अब अहम पॉइंट सबसे, कि कोई भी जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट क्या चीज़ है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर मूव कर रहा है वो रास्ता या वो आप कह लें वे, वो रास्ता जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस जगह न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रहता है और मूव करता है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस रास्ते पर रहेगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज होगी। क्वांटाइज से मुराद है कि वो ना चेंज होगी, वो बिल्कुल मखसूस रहेगी, वो इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी अब्जॉर्व करेगा ना एनर्जी को एमिट करेगा। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है, जब तक एक, हाँ वही बात क्वांटाइज वाली, कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में रहकर रहेगा, इट डज नॉट अब्जॉर्व एनर्जी एंड नॉट एमिट एनर्जी। ना ये एनर्जी जज़ब करेगा, अब्जॉर्व जज़ब करना, एमिट रिलीज करना, खारिज करना। हाँ ये अलग बात है कि जब ये जंप करता है, हाँ जी, जब ये लोअर, यहाँ पे देखें कि ये देखें आप, ये लोअर ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी लो है,
और ये हायर है। जब ये लोअर से अपर में जाएगा, लोअर से अपर में जाएगा, इट विल अब्जॉर्ब एनर्जी, तो एनर्जी को जज़ब करेगा बाहर से। और जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, इट विल अमिट एनर्जी, रिलीज एनर्जी, तो एनर्जी ये रिलीज करेगा। अच्छा, फिर किस शक्ल में रिलीज करेगा वो भी इन्होंने बता दी। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू डेल्टा ई। डेल्टा ई मीन डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट, और वो क्या है, एच म्यू। एच म्यू ये उन्होंने निकाली उसकी एनर्जी। तो ये इसका तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है, वही बात कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और जब लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। और वो उसने रिलेशन भी बताई, डेल्टा ई डिफरेंस इन टू ऑर्बिटल्स, E2 एनर्जी ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट एंड E1 इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अब E2 ज्यादा है, E1 कम है, ये h म्यू के बराबर है। और h ये प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स का कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और म्यू जो है ये फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, और h जो है इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। अब जो है ये देखिए आप, अब ये पॉइंट्स जो है यानी h, हाँ जी, ये h प्लांक कांस्टेंट, और आखिरी पॉइंट जो कि बहुत ही अहम है, 4 पॉइंट्स आपने इतना करना है कि डेल्टा ई E2 माइनस E1 h म्यू, इसके अंदर आपने ये बताना है कि h जो है प्लांक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू ये है, और म्यू जो है ये। अब ये जो आखिरी पॉइंट्स है, इसने हमें बताया जो हमारा एक ऑब्जेक्शन था रदरफोर्ड के ऊपर, कि उसने ये नहीं बताया, उसने ये तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि किस एनर्जी से मूव कर रहा है, कौन सी एनर्जी लग रही है। अब ये जो है ये बात आके हमें बोहर ने क्लियर की कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो किस तरीके से होगा बेटे, वो होगा mvr, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r इज द रेडियस, इज इक्वल टू nh/2 पाई। अब ये वो यानी nh/2 पाई, अब ये जो एंगुलर मोमेंटम है, अब ये वो एनर्जी है जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। m जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, h जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट होते हैं, और ये पाई इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो इस तरीके से हमें जो है mvr जो है ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, यानी वो किस तरीके से जो है एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब ये जो है यानी ये हमें बोहर ने बताया कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है एटम का स्ट्रक्चर जो है दरमियान में न्यूक्लियस है, और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट हैं, और ऑर्बिट के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं कि वो जो है मूव कर रहे हैं विद दिस एनर्जी mvr इक्वल nh/2 पाई। अब वो बात कि एनर्जी क्या है, इसके अंदर क्वांटाइज है, क्या है, क्वांटाइज है। अब एनर्जी जब क्वांटाइज है बेटे, तो अब वो हमारा यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहेगा तो वो एनर्जी जो है उसकी एनर्जी सेम रहेगी, क्वांटाइज रहेगी, सेम रहेगी। लिहाजा वो हमारा डिफेक्ट कि अब इसी तरह एटम स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 2 के अब सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हमारे, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक आइसोटोप्स। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ में शुरू करेंगे। तो ये जो आपके इस मंथ का पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया, और दूसरा चैप्टर तकरीबन हाफ से ज़्यादा हो गया है, तो इसकी आपने तैयारी करनी है, और इसको इंशाल्लाह फिर जो टेस्ट है वो हम आपको यानी शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा। शुक्रिया बेटे।